वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन एंड आई एम रियली हैप्पी दैट यू आर स्टिल कंटिन्यूइंग द जर्नी ऑफ लर्निंग इनकम टैक्स। और अगर आपको लगता है कि हाँ अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करते रहना। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बोलो कि इस चैनल को ज्वाइन करो, एक एक चीज़ की बारीकी से जानकारी हम लेने वाले हैं। तो दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, कंपनी, फर्म। आई होप कि वो लेक्चर आपको अच्छे समझ आ चुका है एंड नाउ यू आर एबल टू डिफरेंशिएट कि कौन कब रेजिडेंट होगा, कब नॉन रेजिडेंट होगा, कब रेजिडेंट होके वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, एनीवेज नाउ डिस्कशन ये हम चालू करते हैं कि सर हमने जो रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में सीखा उसका यूज़ क्या है, पर्पज़ क्या है उसका पर्पज़ है हमें ये जानना है कि 3 अलग अलग कैटेगरी के जो लोग हैं, नागरिक हैं हमारे देश में पिछले साल, जिसको हम बोलेंगे ROR रेजिडेंट बट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, या RNOR रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, या NRI जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है पिछले साल। तो असेसमेंट ईयर 2024-25 कर रहे हैं तो हम 23-24 देखेंगे। अगर आपके एग्जाम 25-26 में आ रहे हैं तो आप 24-25 देखोगे, अगर 26-27 में आ रहे हैं तो आप 25-26 देखोगे एंड सो ऑन। मेजर अमेंडमेंट्स नहीं आते। जितने भी लेक्चर हैं अगर आप इसको समझ जाते हैं तो किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए इन्हीं लेक्चर्स को दोबारा से स्टडी करके छोटे मोटे अमेंडमेंट्स अपने आप देख सकते हैं। ठीक है, दीज आर सो पावरफुल लेक्चर्स कि आपको बिना सोचे समझे बार बार ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी पे आओ, दोबारा से पढ़ो और कंटिन्यू करो। तो बात जो हम करते हैं, टॉपिक का नाम है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। आज पहली बार बोर्ड पूरा भर रखा है क्योंकि एक एक पॉइंट को समझाना है आपको। इंसिडेंस ऑफ टैक्स को हम ऐसे बोलते हैं कि टैक्स लायबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिडेंट। मतलब अगर वो NRI है तो वो किस किस इनकम पे टैक्स देगा इंडिया में, अगर वो रेजिडेंट बट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है तो वो कौन कौन सी इनकम पे इंडिया में टैक्स देगा, और अगर वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है तो वो कौन कौन सी इनकम पे टैक्स देगा और कौन कौन सी इनकम पे टैक्स नहीं देगा इंडिया में। यहाँ तक बात क्लियर होती है। तो अगर इसको हम कंटिन्यूसली बात समझते हैं तो क्या मतलब है कि हमें ये देखना है कि डिफरेंट टाइप के जो लोग हैं, हमारे नागरिक हैं, वो कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स की इनकम्स हैं। 8 तरह की इनकम डिस्कस होती है, कौन किस पे टैक्स देगा किस पे नहीं देगा। याद करने के हिसाब से आपने याद करना है 754 ऐसे 7 5 4 1 3 4। मतलब क्या है, ये 7 येस है, ये 5 येस है, ये 4 येस है, ये 1 नो है, ये 3 नो है, ये 4 नो है। ये याद करने के हिसाब से कहीं बाई चांस एग्जाम के टाइम भूल जाओ तो आपको याद रखने में आसानी होती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक एक इंडिविजुअल इनकम को और उसकी टैक्सेबिलिटी कौन देगा क्यों नहीं देगा, क्यों देगा और क्यों नहीं, ये भी समझना जरूरी है। रट्टा मारना नहीं है, हमें समझना है उस चीज़ को। पहली बात इन जनरल समझो, कोई इंसान अगर बाहर काम करता है तो इंडिया में अगर कोई भी इनकम होगी तो इंडिया की इनकम पे टैक्स देगा वो। अगर कोई इंसान बाहर काम करता है, इंडिया से बाहर काम करता है, तो बेचारा वो बाहर गया किस लिए, ताकि बाहर काम करके पैसे बचा के इंडिया भेजे। तो जब वो पैर से बाहर कमा रहा है तो बाहर की इनकम हो गई ना उसकी, तो इंडिया की इनकम पे इंडिया में थोड़ी टैक्स देगा उसके ऊपर, ऐसे डबल टैक्स लग जाएगा, वहाँ भी टैक्स देगा यहाँ भी टैक्स देगा। तो ऐसे हमें समझना है, इस तरह को इन जनरल समझने की कोशिश करना। कुछ इंग्लिश के टेक्निकल वर्ड्स हैं, अराइजन, एक्रू, ड्यू, डीम्ड, ये सब आपको इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं, बस मैं समझाने की कोशिश पूरी करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स। हम पहली इनकम की बात करेंगे, उसको समझेंगे, फिर दूसरी इनकम, उसको यस 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 क्यों है, 3 4 5 6 7 8। बुक का लिंक आपको मैंने नीचे दे रखा है और पहले भी आपको डिस्कस करता रहता हूँ, उसी बुक को रेफर कीजिएगा। उसी की बुक से चार्ट एज इट इज़ लिया है मैंने, ताकि आपको समझाने में और बाद में पढ़ के समझने में आसानी हो जाए। आज की वीडियो में मैं कोई भी जूम नहीं करूँगा कहीं पे पर्टिकुलर पॉइंट पे, आप अपनी स्क्रीन को ही जूम इन जूम आउट करके पढ़ लेना मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वरना ये पूरा चार्ट मिसप्लेस हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर फर्स्ट, इनकम। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, समझने की कोशिश करना। ये क्या कह रहा है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम मिली है हिंदुस्तान में, मिली है भारत देश में मिली है आपको। वेदर एक्रूड और अराइजन इन इंडिया और आउटसाइड, आपने भले ही उसको कमाया हो, मतलब चाहे आपने इंडिया में कमाया हो चाहे बाहर कमाया हो,
चाहे वो एक्रू इंडिया में हुई हो, ड्यू इंडिया में हुई हो, चाहे बाहर हुई हो, लेकिन मिला कहाँ है? मिला है इंडिया में। तो अगर आपको कोई भी पैसा इंडिया में मिला है, इसके भी कुछ क्लोज होते हैं, एनआरआई के लिए अलग क्लोज होते हैं, लेकिन उसको हम मानते नहीं फिलहाल, अभी मानते हैं कि इंडिया में पैसा रिसीव हुआ है, तो वो आपके लिए टैक्सेबल होगी। किसके लिए? सबके लिए। अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो तो भी टैक्स दोगे, एनआरआर हो उसके लिए भी है, और एनआरआई उसके लिए भी। तो किसी को भी इंडिया में इनकम मिली है तो रिसीव्ड मिली है। नंबर 2, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड। ये देखो, ये वर्ड डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अभी मिली नहीं है, लेकिन इंडिया में ही मिलेगी। अगर कुछ भी होगा, पैसे जहां मिलेंगे वो इंडिया होगा, भारत में ही आपको आके पैसे मिलेंगे। चाहे आपने यहाँ पे कमाया हो, चाहे बाहर कमाया हो, चाहे यहाँ पे ड्यू हुआ हो, चाहे बाहर ड्यू हुआ हो, मिलेगा कहाँ? मिलेगा यहाँ। फिर से मिली कहाँ है? यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। अगर यहाँ मिलेगा तो यहाँ टैक्स दोगे सर, कहीं की भी इनकम मिल रहा है यहाँ पे तो टैक्स दे दो सर। थर्ड, इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया। देखो, ड्यू कहाँ हुई और कहाँ पे आपने कमाई है? इंडिया में। रिसीव कहाँ पे हुई? चाहे इंडिया में मिले चाहे बाहर मिले, मतलब चाहे कहीं मिले। कमाई इंडिया में है अगर आपने, या इंडिया में ड्यू हुई थी, और चाहे मिले कहीं पे भी, तो आपकी इनकम इंडिया की मानी जाएगी और आपको टैक्स इंडिया में ही देना पड़ेगा। किस किस को? सबको। यस यस यस, सबको देना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इनकम मिली इंडिया में हो, चाहे मिलनी इंडिया में हो, चाहे कमाई इंडिया में हो, चाहे ड्यू इंडिया में हुई हो, वो ये टैक्सेबिलिटी इंडिया में ही बनेगी। ठीक है। नंबर 4, इनकम। अब देखो, जो फर्स्ट पॉइंट है उसी का डीम्ड कर दिया, जो थर्ड पॉइंट है उसी का डीम्ड कर दिया। ये माना जा रहा है कि इनकम इंडिया में कमाई गई थी, डीम्ड टू एक्रू और डीम्ड टू अराइज इन इंडिया। फिर से, चाहे मिली इंडिया में हो चाहे बाहर मिली हो, वहां पे तो एक्चुअली में अराइज हुई, एक्रू हुई। यहां पे ये माना जा रहा है कि इंडिया में ड्यू होगी और इंडिया में ही अराइज होगी, चाहे मिले कहीं पे भी पैसा आपको, तो टैक्स सब देंगे। ये पहले जो 4 पॉइंट है, इसमें सबको टैक्स पे करना है। पहले 4 पॉइंट पे सबको टैक्स पे करना है, इसमें आपने कोई भी पार्शियलिटी नहीं दिखानी, वो भेदभाव नहीं करना कि नहीं नहीं सर आप कम दे दो, आप ज़्यादा दे दो। आप सबकी टैक्स लायबिलिटी है, टैक्स बनेगा नहीं बनेगा बात की बात है, लेकिन टैक्सेबिलिटी सबकी है, असेसमेंट सबकी होगी। अब आते हैं नंबर 5 पॉइंट, जहां से हम थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं अपने एनआरआईज को। इनकम रिसीव्ड और एक्रूड और अराइजन, रिसीव्ड, एक्रूड, अराइजन आउटसाइड इंडिया। बाहर कमाई थी, अब खुद सोचो जरा, बाहर कमाई या बाहर ड्यू हुई या बाहर सब कुछ हुआ, मिलेगी इंडिया में फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेट अप इन इंडिया। कहां मिल रही है? रिसीव्ड एंड, सॉरी ये एंड होगा वर्ड, रिसीव्ड एंड एक्रूड अराइज इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। आपको पैसे बाहर ही मिल रहे हैं, लेकिन किसी ऐसे बिजनेस से जिसका ऑपरेशन सेटअप इंडिया में है, सेटअप इन इंडिया। तो आपने एक ब्रांच बाहर खोल दी, अब बाहर के लोग वहां जाके काम करेंगे, तो कोई एनआरआई अगर उस वाली ब्रांच में काम करेगा तो वो इंडिया में थोड़ी टैक्स देगा आके, वो उसी कंट्री में टैक्स देगा। तो सिर्फ जो एनआरआई है उस बिजनेस पे या उस प्रोफेशन पे इनकम टैक्स वहां की कंट्री को देगा, यहां नहीं देगा। इसलिए हमने क्या कहा कि नो, एनआरआई टैक्स नहीं देगा, बाकी दोनों टैक्स हमारे इंडिया में देंगे। ठीक है। अभी थोड़ा एग्जांपल और शेयर करूंगा डिस्कशन में, लेकिन अभी समझने की कोशिश करना। इनकम कहां मिली है? बाहर मिली है। कंट्रोल कहां है? इंडिया में। तो बाहर के लोग इस पे पैसा नहीं देंगे, बाहर के लोग बाहरी टैक्स देंगे। इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड अराइजन आउटसाइड इंडिया। अब देखो यहां पे आउटसाइड इंडिया, बाहर ही मिली है पैसा, बाहर ही ड्यू हुआ है, बाहर ही मिलेगा, लेकिन किस बिजनेस से? जो बिजनेस बाहर ही सेटअप है, सेटअप आउटसाइड इंडिया, जो बिजनेस बाहर ही बिजनेस है। अब सोचो
बाहर का बिजनेस, बाहर का एनआरआई बाहर ही पैसा कमा रहा है तो वो तो देगा नहीं टैक्स। बाहर की बिजनेस और हमारा जो नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, जिसने एडिशनल कंडीशंस फुलफिल नहीं करी, वो भी इस पे टैक्स नहीं पे करेगा। जो भी हमारा इंसान एडिशनल कंडीशन फॉलो नहीं करेगा वो भी इस इनकम पे टैक्स नहीं देगा। इसलिए हमने क्या कहा, नो। किसके लिए? एनओआर के लिए और एनआरआई दोनों के लिए। तो बिजनेस अगर इंडिया में कंट्रोल्ड है और बाहर पैसा मिल रहा है तो दो लोग पैसा देंगे, लेकिन अगर बिजनेस बाहर का ही था और पैसा भी बाहर मिलेगा, पैसा बाहर भी ड्यू होगा, पैसा बाहर ही एज्यूम माना जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा सच्चा भारतीय मतलब रेजिडेंट बट ऑर्डिनरली रेजिडेंट ही उस पे पैसे पे असेसमेंट कराएगा और टैक्स पे करेगा। यहां तक क्लियर? नंबर 7, इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड अराइजन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्स। देखो, हिंदुस्तान का सच्चा भारतीय जो है वो तो बेचारा हर जगह पिटा हुआ है, ठीक है। इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड अराइजन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्स। सपोज आप और मैं मिलके कल को एक जमीन खरीदते हैं अमेरिका में, उसमें से रेंट मिलेगा मुझे। रह कहाँ रहे हो? इंडिया में रह रहे हो ना, तो कहीं से भी दुनिया भर की इनकम कहीं से भी आ रही हो, आपको उस पर टैक्स पे करना है, चाहे वो बिजनेस की हो, प्रोफेशन की हो, सैलरी की हो, एनी अदर सोर्स हो, कोई भी इनकम क्यों ना हो। आपने कोई ऐसी एफडी कर दी जो बाहर कंट्री में कर दी, उससे जो पैसा आएगा उसके ऊपर टैक्स आपको यहाँ देना पड़ेगा, क्योंकि सच्चे भारतीय हो आप, है ना, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो किसी भी अदर सोर्स से अगर आपको पैसा मिल रहा है, रिसीव्ड एक्रूड अराइजन आउटसाइड इंडिया, पैसा भले ही आपको बाहर कंट्री में मिल रहा है फ्रॉम एनी अदर सोर्स, लेकिन बेचारा सच्चा भारतीय हमेशा उस पर टैक्स पे करेगा। मतलब रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जो हमारा नागरिक है ऐसा वाला, उसको हमें टैक्स हर जगह पे लेंगे। तो देख रहे हो, कहीं भी उसको छोड़ा नहीं हमने, इसीलिए हम उसको प्यार से क्या बोलते हैं, सच्चा भारतीय कौन है? ROR, है ना। वैसे नितिन गोयल ऐसा होता है, सच्चा भारतीय कौन है? बनिए, सच्चा भारतीय बनिए, है ना, बनिए, सच्चे भारतीय बनिए। कैसी बात हो रही है। रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स नहीं देगा, वहां तक की बात। अब आता है लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट में आपको ये याद रखना है, सिर्फ ये वाला वर्ड, रेमिटेड टू इंडिया। अब इसको समझाता हूं। सपोज 2021-22 में आपने कुछ इनकम कमाई, कोई सी भी टाइप की, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी आपने कमाई, और आपने 2022-23 में उसको घर भेजा है इंडिया में। रेमिटेंट का मतलब क्या होता है? रेमिटेड का मतलब होता है उस जो पैसा कमाया था आपने इंडिया भेजा है। अब कमाया कब था? वो तो पिछले सालों में कमाया था, इस साल तो भेजा है ना। तो जो भेजा है वो कमाई थोड़ी है, वो सिर्फ भेजा है। जब कमाया होगा तब टैक्स पे कर दिया होगा उसके ऊपर। तो क्या कहता है, सेंटेंस को ढंग से पढ़ना, ठीक है। इनकम एक्रूड और अराइजन एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन अर्लियर ईयर्स। अर्लियर मतलब पुराने दिनों में, पुराने सालों में। 2021 की भी हो सकती है, 2020-21 की भी हो सकती है, 2019-20 की भी हो सकती है। ऐसे कोई भी पुराने सालों में पैसा कमाया था, आप तो सिर्फ भेज रहा हूं इंडिया। बट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। रेलेवेंट मतलब जिस प्रीवियस ईयर के लिए आप असेसमेंट करने वाले हैं, उसमें सिर्फ पैसा वापस भेजा था। अब अगर हम कहानी समझने की कोशिश करें, अब आप हाँ या ना खुद ही बोलोगे। इसके जो इलस्ट्रेशन है सारी करनी है आपने, ठीक है। इस बुक में से जितनी इलस्ट्रेशन है सारी समझनी, सारी आंसर लेना, कीपिंग इन माइंड दिस, और अपने दिमाग को ओपन रख के करना। किस तरह की इनकम है, ये सब लॉजिकल चलते हैं, रट्टा मार के कुछ नहीं चलेगा। लॉजिकल चलाना है और लॉजिकली आंसर निकालने हैं। तो सपोज आज की डेट में बहुत सारे IT के लोग होते हैं, अब उनको कंपनी वाले ऑन साइट US, UK, जर्मनी, ओमान, दुबई, गल्फ, ऐसी कई जगह पे, ऑस्ट्रेलिया वगैरह भेजते रहते हैं। अब वहां जाके सैलरी नहीं मिलेगी उनको, मिलेगी। कहाँ मिलेगी सैलरी? सैलरी मिलती है उनको इंडियन अकाउंट के अंदर ही। उनकी जो सैलरी है वो सैलरी इंडिया में मिलती रहती है उनको, लेकिन उनको वहां पे जाते टाइम मिलते हैं अलाउंसेस। तो क्या वो अलाउंसेस टैक्स फ्री हो जाएंगे उनके लिए? लॉजिक चलाओ, देखो कौन सी वाली इनकम मिल रही है। इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इनकम रिसीव्ड एक्रूड अराइजन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। तो आज इन्फोसिस वाले, TCS वाले, HCL वाले, बहुत सारी फलाना ढिमकाना 1000 कंपनी खुल गई हैं,
वो आपको ऑन साइट बाहर भेज रही है। तो आपको जो अलाउंसेस मिल रहे हैं वहाँ पे जाके अपने घर खर्च के लिए, रहने के लिए, सब कैसे लिए, वो आपकी इनकम तो एक तरह से जितना बचेगा, मतलब जो खर्च हो गया, जो बचेगा वो आपकी इनकम मानी जाएगी। तो वो इनकम मिली कहाँ? मिली बाहर, डॉलर्स में मिल रही है आपको, धर्म में मिल रही है, रियाल में मिल रही है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर या सिंगापुर डॉलर, ऐसे आपको पैसे मिल रहे हैं। लेकिन कंट्रोल कहाँ से था? इंडिया से था। तो कौन कौन टैक्स देगा? सिर्फ एनआरआई को छोड़ दो, बाकी सब टैक्स देंगे उसके ऊपर। जो इंडिया से गया बंदा उसको टैक्स देना पड़ेगा। आज मैं ऑनलाइन कोचिंग ले रहा हूँ, हिसाब लगाओ, अगर आज मैं ऑनलाइन कोचिंग लेना शुरू कर दूँ, मैं लेता नहीं हूँ इसलिए बता रहा हूँ, अगर मैं आज ऑनलाइन कोचिंग लेना शुरू कर दूँ और मेरे पास यूएस से कोई क्लाइंट आ जाए, यूएस से, यूके से, ओके मुझे पढ़ा दो, अब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया उसको, तो मेरी इनकम अर्न कहाँ करी मैंने? इनकम अर्न करी मैंने बाहर, लेकिन पैसा कहाँ पे आएगा? इंडिया, मेरे इंडिया के अकाउंट में पैसा आएगा। तो इसका मतलब मैंने रिसीव कहाँ करी पैसा? आई रिसीव्ड इंडिया, इनकम इन इंडिया। देखो सेकंड पॉइंट, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया वेदर एक्रूड राइजन इन इंडिया और आउटसाइड या डीम टू रिसीव, चाहे मिल गया हो चाहे मिलना बाकी हो, मिलेगा कहाँ पे? इंडिया में मिलेगा ना अल्टीमेटली। तो पैसा तो ट्रांसफर इंडिया में करेगा। तो लेकिन कमाई कहाँ थी? मैंने कमाई तो बाहर थी। आज कोई कंसल्टेंट है, वो यहाँ से बाहर जाता है, कंसल्टेंसी देता है, पैसे कमा के ले आता है तो वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो भैया कमा के कहीं से भी लाए हो, लेके आए हो जेब से। इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड। आपने बाहर कमाया था, बाहर से लाए हो, पैसा लाए हो, तो भैया टैक्स दे दो हमारे को, है? क्योंकि हम कौन है? हम हिंदुस्तानी, हम भारतवासी, है ना? तो हमें भैया घर चलाने दो। हमारा घर का नाम क्या है? भारत। उसको क्या चाहिए? रोड चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, रोड, अपना हॉस्पिटल चाहिए, एजुकेशन चाहिए। और हमारे देश में बहुत बड़ी ताकत चाहिए लड़कियों के हाथ में कि एक दूसरे को झापड़ मार दो, कोई बदतमीजी से उनसे टच करे। तो सॉरी, आई एम गेटिंग लिटिल इमोशनल, क्योंकि आज 2-3 दिन से जो केसेस चल रहे हैं ना, और जो जिसके बारे में न्यूज़ भरा पड़ा है, मुझे लगता है कि आज की डेट में थोड़ा सशक्तिकरण जो होता है ना, एम्पावरमेंट, जो वुमेन एम्पावरमेंट, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक मत रखो, थोड़े हाथों में जान मिलानी जरूरी है हम लोगों को। ठीक है, चलो, तो इंसिडेंस टैक्स क्लियर है। तो प्लीज़ इस बुक में से जो इलस्ट्रेशन आपको गिवन है, बुक आपको पता है मैंने बता रखी है, तो इस बुक को ही आपको रेफर करना है। तो ये बुक आप ही की है, मेरे को तो मिलनी नहीं है, आप ही के लिए। इलस्ट्रेशन 10, 11, 12, 13, 14 सारी इलस्ट्रेशन। मतलब ऐसा मत सोचना कि मैं पार्शल हो जाऊँ, 1 पढ़ूँ 2 पढ़ूँ, मैं नहीं कह रहा क्वेश्चंस करो, इलस्ट्रेशन कर डालो सारी की सारी, एक से बढ़कर एक एग्जाम्पल। टीचर भी क्या करता है आपके सामने? हम एग्जाम्पल दे के तो पढ़ाते हैं आपको, है ना? तो वो एग्जाम्पल्स करो, और साथ में जितने बच्चे, सपोज कोई बच्चा है जो पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, उसको इनकम टैक्स पढ़ना है, तो अपनी बुक्स में से एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व करो। नॉलेज यहाँ से ले लो, कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ लो, इलस्ट्रेशन बुक से पढ़ लो, एमसीक्यू आपकी रेलेवेंट बुक से पढ़ लो, हो गया बेड़ा पार। और क्या चाहिए आपको? ठीक है, तो बस मुझे आपका साथ चाहिए। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मेंबरशिप दोस्तों को भी दिलवाओ, उनको बोलो नितिन सर को सपोर्ट करो, ताकि वो आपको सपोर्ट कंटिन्यूसली करते रहें। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद सच अ न्यू टॉपिक। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।